तो अभी अपन आ गए वीक 7 पे, PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इससे पहले अपन ने वीक 6 में देखा था सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, जिसमें अपन ने स्पेक्ट्रल थ्योरम देखी थी। उसके बाद सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, उसके बाद अपन ने देखा था कुछ पॉजिटिव डेफिनाइट्स, उसकी डेफिनेशन, उसकी कंडीशंस, कनेक्शन टू लीनियर अलजेब्रा, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस, फिर मिनिमा मैक्सिमा, उसी में हर्मिशियन मैट्रिक्स ने, ये सब अपन ने देखा था। उसके बाद अब अपन आ गए PCA में, जिसमें अपन बात करेंगे कोवेरिएंस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले अपन कोवेरिएंस देख लेते हैं। कोवेरिएंस क्या होता है ना, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस आर मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास एंड मीन। तो वेरियंस एंड कोवेरिएंस जो कि सेट ऑफ पॉइंट्स रहते हैं मीन के अराउंड, उसका स्प्रेड को ही बोलते हैं। तो वेरिएंस क्या होता है, मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर पॉइंट्स इन वन डायमेंशन, जो कि एक डायमेंशन में होता है, जिसका डेविएशन उसका जो मेजर करता है उसको वेरिएंस बोलते हैं। और कोवेरिएंस एज अ मेजर ऑफ हाउ मच ईच डायमेंशन वेरी फ्रॉम मीन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब मीन का ईच डायमेंशन से कितना वेरी है, उसको कोवेरिएंस देखता है। कोवेरिएंस इज मेजर्ड बिटवीन टू डायमेंशन टू सी इफ देयर रिलेशन, कोई रिलेशनशिप बन रहा है इसके बीच में या नहीं, तो उसी को ही अपन कोवेरिएंस बोलते हैं। इसके बारे में अपन आगे और पढ़ेंगे। द कोवेरिएंस बिटवीन वन डायमेंशन एंड इटसेल्फ इज द वेरिएशन, मतलब किसी भी कोवेरिएंस का खुद के साथ ही, अगर अपन बोलें कि उसका खुद के साथ ही रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन वन डायमेंशन, तो उसको वेरिएंस बोलते हैं। तो अपन ने समझ लिया कि वेरिएंस और कोवेरिएंस में क्या अंतर है। अगर किसी भी स्प्रेड, मीन का स्प्रेड, डाटा का स्प्रेड बताना है मीन के अराउंड, तो उसको वेरिएंस बोलते हैं। और अगर कोवेरिएंस क्या होता है, उसी मीन सेंटर ऑफ पॉइंट जिसके अराउंड डाटा पॉइंट्स है, उसका दूसरे डायमेंशन के साथ जो रिलेशनशिप है, उसको कोवेरिएंस बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब अपन ने फार्मूला ऑफ कोवेरिएंस देख लेते हैं। ये कोवेरिएंस का फार्मूला है, कोवेरिएंस ऑफ एक एक्सिस x और दूसरी एक्सिस y, सम ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi माइनस मीन उसका, yi माइनस उसका मीन, अपॉन नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स माइनस 1। सो इफ you had three dimensional data set x, y, z, then you could measure the covariance between x and y dimension, the y and z dimension, and the x and z dimension. Measuring the covariance between x and x or y and z would give you the variance of x, y, z dimension respectively. समझे? वही जो अपन ने बात करी कि कोवेरिएंस अपना किसी दो डायमेंशन के बीच बताता हो, अगर उसी के डायमेंशन के साथ उसका कोवेरिएंस बताना हो तो उसको वेरिएंस बोलते हैं। उसके बाद अपन कोवेरिएंस मैट्रिक्स देख लेते हैं। ऐसी कोवेरिएंस मैट्रिक्स होती है, कोवेरिएंस एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, मतलब ये वेरिएंस ही हो गया एक्स वाई जेड का। और इसमें कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, मतलब covariance of xy equals to covariance of yz, covariance of xz equals to covariance of zx, covariance of yz equals to covariance of zy. These three are variance of x y z, जो अपन ने बात करी सिमेट्रिक मैट्रिक होती है, n डायमेंशन डाटा विद रिस्पेक्ट टू n डायमेंशन कोवेरिएंस मैट्रिक। तो व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोवेरिएंस कैलकुलेशन। दो डायमेंशनल सेट है, x है नंबर ऑफ आवर्स स्टडी फॉर ए सब्जेक्ट, y है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ सब्जेक्ट, कोवेरिएंस इससे 104.56। तो कोवेरिएंस क्या बताएगा ना कि अगर कितने आवर घंटे पढ़ने से कितने मार्क्स आ सकते हैं, उसका एक रिलेशनशिप बताएगा। और अगर उसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, जैसे अगर अपन ने सोचा कि जितने भी घंटे पढ़ लो पर उसमें मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, तो अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होगा। पर उसमें अगर कोई रिलेशनशिप है, मतलब एक
चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट है तो उसका कोवेरियंस आएगा और वो ज़ीरो वैल्यू नहीं होगी। What does this value mean? A covariance value of 104.53 indicates the direction and magnitude of linear relationship between two men. मतलब वो अपना डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड बताता है। The sign of covariance indicates the direction of the relationship. Positive covariance मतलब 104 मतलब जो कि एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है तो उसको पॉजिटिव कोवेरियंस बोलेंगे। एंड एज एक्स इंक्रीजेज वाई टेंड्स टू इंक्रीज, मतलब एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। जैसा अपना एक्स इक्वल्स टू वाई का ग्राफ होता है, अपन ने देखा है जो लाइन सीधी बनती है ऐसे सीधी बनती है वैसे उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव कोवेरियंस जाएगा। नेगेटिव कोवेरियंस एज एक्स इंक्रीजेज, एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वाई डिक्रीज होगा, मतलब वो ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे। देख लेते कोवेरियंस का एग्जांपल, जैसे अपन ने बात करी एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा, तो सीधे एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ बनेगा। और एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई डिक्रीज हो रहा है तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई का ग्राफ बनेगा। एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इट्स साइन। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कोवेरियंस इंडिकेट्स द बोथ डायमेंशन इंक्रीज एंड डिक्रीज टुगेदर। समझे? अ नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज वाइल वन इंक्रीज, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है या दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घट रहा है, इसको नेगेटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव कोवेरियंस बोलते हैं। जीरो कोवेरियंस बता दिया जब इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों तो जीरो कोवेरियंस होता है। वाई बोथ आर कैलकुलेट व्हेन यू कुड जस्ट प्लॉट टू वैल्यूज टू सी रिलेशनशिप। तो अपने को ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट दो वैल्यू को प्लॉट करो आंसर निकालो, ये बोल रहा था। तो covariance calculation are used to find relationship between dimension in high dimension data, usually greater than where visualization is difficult। जहाँ पे विजुअलाइजेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब वहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए कोवेरियंस यूज़ होता है। तो अपन बात करेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की। अपन एकदम मुद्दे पे आ गए। पहले अपन ने बात करा कोवेरियंस वेरिएंस के बारे में, जिसमें अपन ने कोवेरियंस और वेरिएंस को पूरा उखाड़ डाला है। अब अपन पीसीए के बारे में पढ़ेंगे। पीसीए क्या होता है ना, पीसीए क्यों यूज़ होता है, ताकि अपन फीचर एक्सट्रैक्शन कर पाए। कुछ फीचर्स होते हैं जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, अपना एक हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन डाटा बनाने के लिए पीसीए यूज होता है, जिसमें डायमेंशनल रिडक्शन होता है। पीसीए एनालिसिस टेक्निक यूज टू सिंप्लीफाई डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इट चूजेस अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर द डाटा सेट सच दैट ग्रेटेस्ट वेरिएंस बाय एनी प्रोजेक्शन ऑफ डाटा सेट कम्स टू लाई ऑन द फर्स्ट एक्सिस। मतलब जो कि जिसका ज़्यादा वेरिएंस होगा वो सबसे पहले फर्स्ट एक्सिस पे प्रोजेक्ट होगा, जिसका उसके बाद ज़्यादा वेरिएंस होगा वो सेकंड एक्सिस पे प्रोजेक्ट होगा। नहीं समझ में आया, आगे अपन देखेंगे एग्जांपल से। पीसीए कैन बी यूज फॉर रिड्यूसिंग डायमेंशन बाय एलिमिनेटिंग द लेटर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। फीचर सिलेक्शन, स्टार्ट विद एज मेनी फीचर्स एज यू कैन, देन फाइंड अ गुड सबसेट ऑफ फीचर्स। देखते हैं पीसीए मेन आइडिया प्रोजेक्ट गिवन डाटा ऑन टू अ लोअर डायमेंशनल सबसेट। मतलब एक डाटा बनाना जो कि हो लोअर डायमेंशनल सबसेट। रिकंस्ट्रक्शन एरर इज मिनिमाइज्ड, वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट इज मैक्सिमाइज। वेरिएंस को मैक्सिमाइज करके रिकंस्ट्रक्ट एरर को मिनिमाइज करके ही अपन पीसीए कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन, लेट्स से वी हैव प्रिंसिपल डाटा सेट जिसमें अपने को दे रखा है नंबर ऑफ रूम्स और साइज़। अपन देख रहे हैं ये एक पॉजिटिव कोवेरियंस है, साइज़ बढ़ रही है, नंबर ऑफ रूम बढ़ रहे हैं। अब अपने को इस पर पीसीए लगाना है। नाउ फॉर प्रेडिक्टिंग प्राइस आई हैव टू फीचर्स। नाउ यूजिंग पीसीए 2D से अपने को 1D करने के लिए 1D करना है तो क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे। लेट्स से कि इसका स्पीड ज़्यादा, इसका वेरिएंस ज़्यादा, तो इसको फर्स्ट एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे। इसका इससे थोड़ा सा कम है पर मतलब इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसको अपन यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, पर उसके बाद अपन देख रहे हैं जब अपन ने प्रोजेक्ट करा तो अपना बहुत सारा डाटा
बहुत सारा लूज़ कर रहे हैं अपन इस डाटा को, इतना सारा डाटा, इतने ज़्यादा वेरिएंस, इतना स्प्रेड है, इतना अपन लूज़ कर रहे हैं। तो वो अपने लिए अच्छा नहीं है। सो इफ़ वी प्रोजेक्ट डाटा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वी लूज नंबर ऑफ रूम्स डाटा एज नंबर ऑफ रूम्स स्प्रेड ऑन वाई एक्सिस। ये सब अपन नंबर ऑफ रूम्स का डाटा अपन लूज़ कर देंगे। तो जब अपने पास नंबर ऑफ रूम्स का डाटा ही नहीं होगा तो अपना तो कुछ काम का ही नहीं है। फिर ये डाटा किस काम का, जब अपने पास इतना सारा डाटा लूज़ कर रहे हैं तो अपना किस काम का, तो अपने को कुछ और देखना पड़ेगा। तो आता है PC2। अब अपन ने इसमें क्या करा, अपनी जो बेस्ट फिट लाइन थी अपन ने देखा, इस पर बेस्ट फिट उसी को ही एक्स एक्सिस बना दिया। एक नया अपन ने एक्सिस लिया, उसी को ही एक्स एक्सिस बना दिया, जिसमें अपना अब ये इतना जो छोटा सा स्प्रेड और वेरिएंस अपन लूज़ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब इस पे प्रोजेक्ट हो जाएंगे, इस पे प्रोजेक्ट हो जाएंगे, इस पे प्रोजेक्ट सम होके माइनस होके सब बराबर हो जाएगा, एक बेस्ट फिट लाइन बन जाएगी और इसका स्प्रेड ज़्यादा है तो इस पे ही प्रोजेक्ट होगा। तो बाय क्रिएटिंग दिस न्यू एक्सिस वी कैन नोटिस दैट वी आर लूजिंग वेरी लेस इन्फॉर्मेशन। अपन कम इंफॉर्मेशन लूज़ कर पा रहे और 2D से 1D, मतलब अपन डायमेंशनल रिडक्शन कर पा रहे हैं, जो कि अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने बड़े डाटा सेट को डायमेंशनल रिडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So with PC our objective is to capture more amount of spread without losing much amount of data by finding the suitable axis. Clearly variance of PC2 is greater than variance of PC1 देख लिया। How to calculate PC, अब अपन बात करेंगे कि यार PCA कैसे कैलकुलेट करके, अपन ने देख लिया यार इतना सब कर सकता है, डायमेंशनल रिडक्शन कर सकता है विथआउट अपना डाटा को लूज़ करे, ज़्यादा कम लूज़ करे, डायमेंशनल रिडक्शन कर सकता है। तो अब देखते कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो गिवन अपने पास डाटा है x1 से xn तक, जैसे xi बिलोंग्स टू रियल डी डायमेंशन तक। फाइंड मीन ऑफ ईच फीचर्स, इसका मीन निकालना है। सबसे पहले अपने को मीन निकालना है, सारे जितने भी x1 से xn तक जितने भी अपने पास डाटा है उसका सबसे पहले मीन निकाला। उसके बाद कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालनी है। अब कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस ऑफ x ऑफ i j इक्वल्स टू 1/n-1। पहले अपन ने देख ही रखा है कैसे कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालते हैं, पहले अपन ने बात करी थी। n-1 नंबर ऑफ डाटा -1, फिर सम ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n x i के माइनस मीन, फिर एक्स जे के माइनस एक्स जे। अपन आगे एग्जांपल में बात करेंगे कि कैसे कोवेरियंस मैट्रिक्स और फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यू, उसके बाद सबसे पहले अपन ने मीन फाइंड करा, उसके बाद कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब कोवेरियंस मैट्रिक्स आ गई अपनी, तो उसका आइगन वैल्यूज फाइंड करना है और आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब उसका आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लिया तो उसको नॉर्मलाइज करना है आइगन वेक्टर्स को बाय 1, जिसको EI नाम देना है आइगन वेक्टर्स को, जिसको उसी की नॉर्म्स से डिवाइड कर देना है। फिर उसके बाद डिराइव न्यू डाटा सेट, एक नया डाटा सेट बनाना है। अरेंज ऑल आइगन वैल्यूज़, जितनी आइगन वैल्यूज यहाँ से λ1 λn तक मिली है उसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा जिसका होगा वो सबसे आगे आएगा, उसके बाद धीरे नीचे छोटा करके चूज़ इंटीजर। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आइगन वेक्टर्स अपन चूज़ करेंगे, आगे बात करेंगे कैसे चूज़ करना है। चूज़ अ इंटीजर p बिटवीन 1 to n। p क्या होगा, नंबर ऑफ फीचर्स यू वांट, 1 से n के बीच में नंबर ऑफ फीचर्स यू वांट वो होगा p। तो नाउ चूज़ द p आइगन वेक्टर्स एंड फॉर p क्रॉस n मैट्रिक्स राइट आइगन वैल्यूज एज रोज में लिखनी आइगन वेक्टर्स, वैल्यूज़ नहीं होगा, आइगन वेक्टर्स होगा ये। हाँ, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आइगन वेक्टर्स होगा। ये 1 ट्रांसपोज E2 ट्रांसपोज En ट्रांसपोज तक, जो कि अपन F देंगे। F क्या होगा, एक रो मैट्रिक्स होगी जिसमें पहला आइगन वेक्टर जो कि सबसे बड़ा आइगन वेक्टर होगा वो सबसे पहले आएगा, उसका ट्रांसपोज। उसके बाद जो उससे छोटा आइगन वेक्टर होगा
उसका ट्रांसपोज, फिर ई एन आइगन जो सबसे छोटा आइगन वेक्टर होगा उसका ट्रांसपोज। मेक मैट्रिक्स एक्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग मीन टू ईच डाटा सेट, मतलब इस डाटा सेट में अब वापस एक एक्स लेना है जो कि जिसमें हमें सब्सट्रैक्ट करना है मीन को, फिर एक नया एक्स न्यू मैट्रिक्स बनानी है जो कि एफ, जो कि अपन ने रो मैट्रिक्स बात करी आइगन वेक्टर्स की, इनटू एक्स जो इसमें एक्स दे रखी है, नंबर ऑफ फीचर्स माइनस मीन, नंबर ऑफ फीचर्स नहीं, हर एक फीचर्स को मीन से माइनस करके जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक्स होगी। तो लेट्स अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, वापस अपन बात एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या अपने पास है, क्या क्या अपने को करना है। सबसे पहले अपने को मीन फाइंड करना है, उसके बाद उसका कोवेरियंस फाइंड करना है, फिर उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना है, आइगन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज करना है, फिर वो जो भी आइगन वेक्टर्स होंगे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को रखना है, फिर पी जो कि एक नंबर ऑफ फीचर्स हमें दे रखा होगा, जितना अपने को नंबर ऑफ फीचर्स फाइंड करने होंगे 1 से n तक उसको पी बोलेंगे। फिर एफ फाइंड कर लेंगे जो कि एक रो मैट्रिक्स होगी आइगन वेक्टर्स की, फिर एक्स फाइंड कर लेंगे जो कि जितने भी अपने पास डाटा होंगे उसको मीन से माइनस करके जो भी मैट्रिक्स मिलेगी उसको एक्स बोलेंगे, एक्स न्यू बनेगा जो कि एफ इंटू एक्स होगा। अब एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे देखो मीन निकाल लिया 1/4, 1/4 4 + 8 + 13 + 7 जो कि 32/4 बना x2, 11 + 4 + 5 + 14/4 बना जो कि 34/4 8.5 है। अब अपन बात करेंगे कोवेरियंस मैट्रिक्स की। कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ x1 कोवेरियंस मैट्रिक्स x1 x2 कोवेरियंस x2 x1 और x2 x2। अब ये दोनों कोवेरियंस मैट्रिक्स सेम होगी तो अपने को अलग अलग फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने को पता है कि कोवेरियंस मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना। और ये कोवेरियंस ऑफ x1 अपने को पता है वेरिएंस ऑफ x1 होता है, तो भी अपन इसको कोवेरियंस ही करेंगे। अब देखते कैसे कोवेरियंस ऑफ x1 निकालते हैं। 1/n-1 मतलब 4 - 1 सम ऑफ k = 1 to n, ये निकलेगा x ऑफ फर्स्ट का 4 - 8 का होल स्क्वायर क्योंकि x1 है, फिर 8 - 8 का होल स्क्वायर, फिर 13 - 8 का होल स्क्वायर, फिर 7 - 8 का होल स्क्वायर। अब कोवेरियंस ऑफ x1 x2 क्या निकलेगा 1/n-1 1/3। अब इसमें x1 के माइनस मीन, फिर x2 का k माइनस उसका मीन मतलब 4 - 8, फिर 11 - 8.5, 8 माइनस प्लस 8 - 8 4 - 8.5, 13 - 8 5 - 8.5, 7 - 8 4 - 8.5 जो कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे। इसको 1/3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा -11 जो कि x1 x2 और x2 x1 का कोवेरियंस सेम होता है। अब x2 x2 की बात करें तो 1/4 - 1 अपॉन 11 - 8.5 का होल स्क्वायर, 4 - 8.5 का होल स्क्वायर, 5 - 8.5 का होल स्क्वायर, 14 - 8.5 का होल स्क्वायर का सम कर देंगे तो ये इसका डिवाइड बाय 3 कर देंगे 23 आएगा। अब हमारे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स आ गया। अब आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। उसके आइगन वैल्यूज़ अपन डिटर्मिनेंट C माइनस मैट्रिक्स माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 करके निकाल देंगे। अब यहाँ पे लेमडा का वैल्यू निकली 1/2 37 ± √5 65 जो कि ये दो वैल्यू निकली। अब लेमडा 1 और लेमडा 2 में से लेमडा 1 ज़्यादा बड़ा है। आइगन वेक्टर निकालेंगे इसका आइगन वेक्टर सेम C माइनस लेमडा आई इंटू यू कर देंगे इक्वल्स टू 0 कर देंगे, आइगन वेक्टर निकल जाएगा। अब अपना जो ये निकला U1 14 माइनस लेमडा माइनस 11 U2 इक्वल्स टू 0, इसको अपन ऐसे लिखेंगे और T पुट कर देंगे तो ये U1 इक्वल्स टू 11T U2 इक्वल्स टू 14 माइनस लेमडा T। अब T को लेट से 1 ले लिया तो 11 14 माइनस लेमडा 11 14 माइनस, अब लेमडा अपने को 13 पॉइंट पहला लेमडा रखा तो E1 की वैल्यू निकल गई क्योंकि E1 अपना बड़ा होगा। और उसके बाद लेमडा 2 रखा यहाँ पे एक सेकेंड
16.5 इसका नॉर्मलाइज कर दिया इवन वेक्टर को, कुछ नहीं करा, इसको नॉर्मलाइज कर दिया। और उसके बाद 14 माइनस लेमडा, जो कि पहले अपना लेमडा निकला था 6, हाँ 14 माइनस क्या करा ये, माइनस लेमडा U2 अब देखते हैं क्या करा है। U2 अपन 11 U1 अपन 23 माइनस लेमडा इक्वल्स टू T। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे U2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, E2 की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, जो कि होगी ये। जब T को 1 पर करेंगे U2 निकल जाएगा। अब U2 से E2 नॉर्मलाइज कर दिया इसको 23 माइनस लेमडा, लेमडा जो कि अपना 6 पॉइंट कुछ निकला था वो पुट कर दिया। अब E2 आ गया अपने पास नॉर्मलाइज करने, U2 को नॉर्मलाइज करके E2 आ गया। अब कंप्यूट फर्स्ट कंपोनेंट, तो इवन ट्रांसपोज, इवन F इंटू एक्स, एक्स क्या है 4 माइनस 8 माइनस 11 माइनस 8.5, 4 माइनस 8, ये इधर देख सकते हैं अपन, 4 माइनस 8 सबसे पहले E ऑफ x1 ये निकालेंगे, 4 माइनस 8 11 माइनस 8.5, जो कि आया है, जिसको मल्टीप्लाई करा है अपन ने 0.5 E1 से, जो कि ये है 0.55 और माइनस 0.8303, जिसका ट्रांसपोज लिया था अपन ने और आया ये। ऐसे ही करके अपन चारों का एक्स न्यू निकालेंगे, जो कि F इंटू एक्स है। नोट फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एरर टू बी मिनिमाइज, चूज द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू और अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर अपने को रिकन्स्ट्रक्शन एरर मिनिमम करना है तो सबसे छोटा आइगन वैल्यू चूज़ करना पड़ेगा और असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, जो कि अपन ने लेमडा 1 लेमडा 2 ले रहा था। फॉर मैक्सिमाइज द वेरिएंस चूज द लार्जेस्ट आइगन विच हैव बीन डन अबाउ, जो कि ऊपर हो चुका है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि D021120 है। सबसे पहले मीन फाइंड करा, इसका मीन ये निकला, ये x1 और x2 का मीन ये निकला। अब सेंट्रल डाटा सेट, अब इसको क्या करा, 0 माइनस, इसको सबसे माइनस कर दिया, D डैश निकाला, जो कि D माइनस एक्स मीन है, मीन को माइनस कर दिया, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। उसके बाद अपन ने कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाला, x1 x2 x2 to 1 x2 x2, तो ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकल गया। 2/3 बाहर निकाला। अब इसके आइगन वैल्यूज़ निकाले, यहाँ से एक सेकेंड, आइगन वैल्यूज़ निकाले, इसके आइगन वैल्यूज़ आए लेमडा इक्वल्स 0, लेमडा इक्वल्स 2। सबसे पहले लेमडा 2 लेते हैं अपन, क्योंकि लेमडा 2 बड़ा है। आइगन वेक्टर निकाला इसका, लेमडा 2 पुट करा, लेमडा इक्वल्स टू 2 पुट करा, 1 माइनस 2 U। तो इसमें अपन लेमडा इक्वल्स टू क्या पुट कर रहे हैं, अभी तक पुट नहीं करा है अपन ने, 1 माइनस, हाँ, तो इसमें क्या पुट करा, 1 माइनस 0। सबसे पहले अपने को अब इसमें रिकन्स्ट्रक्शन वैल्यू मिनिमाइज करनी है, जो कि अपन ने वेरिएंस को मैक्सिमाइज करने के लिए डिसेंडिंग करा था, वो अपन असेंडिंग करेंगे, क्योंकि अपने को रिकन्स्ट्रक्शन वैल्यू मिनिमाइज करनी है। तो उसमें लेमडा इक्वल्स टू 0 लेंगे, क्योंकि असेंडिंग चलेंगे, 0 लेंगे। यहाँ पे U1 निकाला अपन ने, लेमडा इक्वल टू 0, E1 निकाला, जो कि नॉर्मलाइज कर दिया U2 को, E1 निकाला, U1 को नॉर्मलाइज करके, फिर लेमडा 2 लिया, U2 1 माइनस 1 निकल रही, E2 को नॉर्मलाइज करा, अब x1 निकाल लिया, E2 ट्रांसपोज x से, फिर x2 निकाल लिया, E1 ट्रांसपोज x आएगा इधर, और x2 निकाल लिया E2 ट्रांसपोज x से, और x से निकाल लिया, नहीं, हाँ, तो अपने को यहाँ पे E2 ट्रांसपोज चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा है, वो x से मल्टीप्लाई करा, फिर E2 1, हाँ सॉरी, ये बड़ा है अपना, 2 बड़ा है, इसलिए अपन ये लेंगे सबसे पहले,
और यहाँ से x की वैल्यू निकालें। x न्यू निकल गया तीनों का, अपना खेल खत्म, हो गया काम।